जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग अरस्तू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अरस्तू जीव विज्ञान के जनक हैं। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि अरस्तू जीव विज्ञान के जनक हैं, लेकिन अरस्तू जीव विज्ञान के जनक क्यों हैं, ये हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरस्तू का जन्म 384 ईस्वी पूर्व यूनान के स्टेगिरस याद रखना है, स्टेगिरस, ठीक है। तो स्टेगिरस नामक स्थान में हुआ था, ठीक है। ये स्थान है। और मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व, 22 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अब इसमें ना इन दोनों को माइनस कर देंगे। 4 में 2 गया 2 हो गया, 8 में 2 गया तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और ये 0, तो देखिए 62, मतलब अरस्तू 62 साल तक जिए थे। इनका पूरा नाम कहें या इनको एक नाम से और जाने जाते हैं, उसे अरस्तू स्टेगेरिया। अब ये स्टेगेरिया अरस्तू, ठीक है, अरस्तू नाम तो है, लेकिन स्टेगेरिया कहाँ से जुड़ा? तो यहाँ से जुड़ा भैया, स्टेगेरिया यहाँ से जुड़ा है, क्योंकि स्टेगिरस नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको अरस्तू स्टेगेरिया कहते हैं और कहा जाता है, ठीक है। अब इस 62 साल तक की उम्र में इन्होंने क्या खोजा, क्या किया, और वो क्या कारण था जिससे उन्हें जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ना इनके कारण देख लेते हैं। तो कितने कारण हैं? 3 कारण हैं, ठीक है। क्या कारण है उसको अभी डिस्कस करने वाले हैं। 2 कारण को मैं लिख लिया हूँ, तो 2 कारण को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिए और नोट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए, पहला कारण, पादपों के सरल आकार के लक्षण के आधार पर वर्गीकरण तथा जंतुओं के लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, और कशेरुकी एवं अकशेरुकी के आधार पर वर्गीकरण। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सीधा डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकरण करने की कोशिश की थी। वर्गीकरण का सबसे पहला मुद्दा इन्होंने ही निकाला था। तब आगे चलकर अरस्तू के बाद जॉनरे के बाद कैरोलस लिनियस के बाद विक्टेकर का वर्गीकरण आया। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि पादपों के सरल आकार की लक्षण, मतलब उनके जड़, तना, पत्ती, उसके आधार पर वर्गीकरण करने की कोशिश की, ठीक है। और क्या है, जंतुओं के लाल रक्त की उपस्थिति, मतलब लाल खून है या नहीं उस जीव जंतु में। जैसे कि मच्छर में लाल रक्त नहीं होता है ना, केचुआ में लाल रक्त नहीं होता है, ऐसे और जिनमें लाल रक्त होता है, जैसे इंसान है और छिपकली है, उसमें भी लाल रक्त होता है ना, चूहा है उसमें लाल रक्त होता है। उसके आधार पर भी इन्होंने वर्गीकरण करने की कोशिश की थी। और तीसरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको मेन पॉइंट को, ठीक है। जैसे कि लाल रक्त की उपस्थिति है ना, और अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है। और कशेरुकी और अकशेरुकी। यहाँ पर कशेरुकी मतलब कशेरुक मतलब कि होता है हड्डी की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर। कई जीवों में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे केचुआ हैं उसमें हड्डी नहीं होता है, तो हड्डी है या नहीं उसके आधार पर भी उन्होंने वर्गीकरण करने की कोशिश की थी। इसमें मैंने एक चीज़ और नहीं लिखा है उसको बता रहा हूँ। आपने पुस्तक में पढ़ा होगा कि जो अरस्तू भैया हैं वो नदी और स्थलीय उसके आधार पर भी वर्गीकरण करने की कोशिश की थी, पर वो असफल रहे। वो वर्गीकरण क्या है? देखिए, वर्गीकरण होता है कि एक जंतु को बांटना, मतलब कई पूरे विश्व में, पूरे जगत में बहुत सारे जीव जंतु हैं जो जीवित हैं और उनको मतलब बांटा जा सकता है। जैसे कोई जल में रहता है तो वो वो तो कहने का है, मतलब कहने का ऐसा है कि आप ऐसा कि जैसे कि चावल का आटा है, गेहूं का आटा है, दोनों को मिक्स करके तो नहीं रखोगे ना, अलग डब्बा में अचार को अलग डब्बा में रखोगे, इसको अलग डब्बा में, ऐसे मसालों को भी अलग अलग डब्बों में रखोगे, है ना। भले अब बनाने के टाइम भले मिर्ची मसाला सब एक साथ डालोगे, सब्जी बनाओगे तो, लेकिन बात तो एक ही है ना, लेकिन सबको पहले तो अलग अलग किए है नहीं। तो यही चीज़ है कि
सबको अलग अलग सबसे पहले करना ज़रूरी है ना। तो इन्होंने ही सबसे अलग अलग मतलब सबको अलग अलग करने की कोशिश की थी, बांटने की कोशिश की थी, ठीक है। ये इनका मेन कारण है। दूसरा कारण देखते हैं, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक है। उपस्थिति अनुपस्थिति, लाल रक्त की उपस्थिति, कशेरुक का कशेरुकी वाला, ठीक है। अब ये पहला कारण हो गया, कंप्लीट हो गया ये पहला कारण, ठीक है। अब ये दूसरा कारण देखते हैं। देखिए, पक्षी, स्तनधारी, मछली के 500 प्रजाति के नाम बताएं, ठीक है ना। 500 प्रजाति के नाम बताएं और उनकी पहचान की। मतलब सोच सकते हो उस समय में भी पक्षी के और स्तनधारी के और मछली के उनके नाम बताएं, और यहाँ तक के नाम भी नहीं बताएं, उनके पहचान भी की कि मतलब मछली जो होता है वो पानी में रहता है ना, अंडा देता है, ऐसा वैसा सब चीज़ है ना। स्तनधारी जो होता है वो मतलब स्तनधारी होता है, ठीक है, स्तन ग्रंथि होती है उसमें, है ना, और वो चल फिर सकता है और सीधा डायरेक्ट वो बच्चे को जन्म देता है, अंडा नहीं देता है ना, ये सब चीज़। और पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं, है ना, और उनमें पंख होता है ना, बाल नहीं होता है, और पक्षी जो है अंडा देता है। उसके आधार पर वर्गीकरण करने की कोशिश की। तो दोस्तों तीसरा कारण देख लेते हैं, ठीक है। 100 से अधिक जानवरों की आंतरिक और शारीरिक संरचना का वर्णन किया है। मतलब 100 से अधिक जानवरों का आंतरिक मतलब अंदर में का है। जैसे कि इंसान है, इंसान के अंदर में का है, किडनी है, हृदय है, फेफड़ा है, डायफ्राम है, आमाशय है, पित्ताशय, अग्नाशय और बहुत सारा है, नस है कि नहीं, और मस्तिष्क है, उसमें क्या है, घुसा है, सब मतलब श्वसन नली है, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। उनके बारे में अरस्तु जी ने ही मतलब सबसे पहले स्टार्ट किया था। मतलब जानवरों के आंतरिक और शारीरिक संरचना, मतलब संरचना का मतलब ये है कि कैसे दिखता है, क्या काम कैसे करता है ये तो पता नहीं, पर कैसे दिखता है और क्या होता है उसमें, ये सब चीज़ उन्होंने विच्छेदित करके मतलब पोस्टमार्टम करके उनका अध्ययन किया था कि। तो दोस्तों यही 3 कारण हैं जिसके लिए अरस्तु जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैं आगे चल के आपको बहुत ही अच्छे से कोशिश करके बहुत ही मेहनत करके और अच्छे से अलग अलग टॉपिक्स के बारे में विज्ञान से रिलेटेड आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ और नॉलेज देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।